हाँ, एक तरफ भारत ने सऊदी अरब सहित ओपेक देशों को हक्का बक्का कर दिया है, तो वहीं करोड़ों डॉलर का खजाना अब भारत के हाथ लग गया है। वहीं सबसे बड़ी खबर, फ्रांस ने बिल्कुल ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया है पाकिस्तान के ऊपर, और फ्रांस का ये एक्शन भारत के फेवर में बहुत बड़ी बात है। जानेंगे फ्रांस ने क्यों ये तांडव मचाया है पाकिस्तान पर। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरा जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इस वक्त आप देखेंगे ना, तो दो चीजों पर खड़ी हो चुकी है। एक है तेल और दूसरा है अनाज। अनाज के मामले में भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत का अपर हैंड है। भारत दुनिया को खिला सकता है, दुनिया में बेच सकता है अपने अनाज को, ये भारत की क्षमता है। महामारी काल में जहां दुनिया ये सोच रही थी कि सबसे ज्यादा प्रभावित भारत होगा, लेकिन इसके उलट ये हुआ कि भारत में इसका प्रभाव बेहद कम पड़ा। कारण यही था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में इतना ज्यादा असर खाने की किल्लत पर तो कभी नहीं पड़ेगी, जो इस वक्त पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में भी देखने को मिल रहा है, और अनाज की संकट से कहीं न कहीं चीन भी परेशान है, वो देखने को मिल रहा है। पर दूसरा एक सेक्टर है जहां भारत फंसा हुआ है, और ये सेक्टर है पेट्रोलियम का सेक्टर, कच्चे तेल का सेक्टर, जहां भारत को 70% तक खरीदना पड़ता है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर युद्ध का समय आया और युद्ध लंबा खिंच गया, तो फिर ये तेल संसाधन भारत को जुटाने में बहुत बड़ी समस्या होगी। ये तेल संसाधन ही युद्ध में एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे ओपेक के देश, या फिर सऊदी अरब भी इस्तेमाल कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में जहां रिश्ते कभी भी बदलते हैं सिचुएशन के हिसाब से, कल की डेट में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हमने इसका उदाहरण देखा है। जब प्रोडक्शन बढ़ाने को भारत ने कहा, तब सऊदी अरब और ओपेक ने बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स दिया कि आपके रिजर्व में जो है आप सस्ते में उसे इस्तेमाल कर लो, जो वैसे ही देखने से बहुत गंदा रिएक्शन लग रहा। तो ऐसे में क्या है, भारत कैसे कर सकता है, कैसे वापस अपने आप को मजबूत कर सकता है कि इन देशों पर निर्भर ही ना रहना पड़े। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसलिए भारत ने उस रास्ते को चुनना शुरू कर दिया है जिस रास्ते पर भारत को इन देशों के ऊपर निर्भर ही नहीं रहना पड़े। और आप समझ लीजिए, भारत को इस बार जो चीज मिली है, ये करोड़ों डॉलर का खजाना है। खजाना ऐसे है कि अब दुनिया के प्रमुख देश दौड़ रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। भारत भी H2 से संचालित होने वाले व्हीकल से लेकर हर चीज का निर्माण करना चाहता है। यहाँ तक कि अब तो ये भी बात हो रही है कि फ्रिगेट्स वगैरह भी H2 से चले, ऐसे ही डिफेंस के आइटम भी H2 से चले, ताकि आत्मनिर्भर हो। लेकिन बात है कि ये H2 बनाने की जो तकनीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए H2 को अलग करना, ये भारतीय वैज्ञानिकों ने हासिल भी कर लिया है और इसे पेटेंट भी करा रखा है। अब बड़ी बात यह है कि चलो खोज तो हो गई, लेकिन इसमें बड़े प्लेयर्स का उतरना बहुत जरूरी है, जो बड़े खिलाड़ी, जिसमें से एक रिलायंस है जो अब उतर चुका है इस मार्केट में। तो वहीं भारत का गेल भी अब उतर चुका है, और गेल ने काफी बड़ा सेटअप शुरू किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मध्य प्रदेश के गुना में, जिसे माना जा रहा है कि इसी साल दिसंबर तक ये कारगर भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इस प्लांट की, कि इससे जो ईंधन निकलता है ना, ये कचरा पैदा नहीं करता है। पानी में जो जाएगा वो कचरा नहीं जाएगा, इसलिए कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से ये प्रदूषण फैलाने वाला नहीं होगा। अब जिस तरीके से भारत और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां H2 के लिए उतर रही हैं, एक समय आएगा जब भारत उल्टा निर्यात करेगा। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि ओपेक और सऊदी के ये देश जो अभी भारत को बहुत ज्यादा भाव दिखा रहे हैं, ये फिर भारत से ही H2 खरीदने लगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस की दोस्ती ने एक बार और बड़ा कमाल कर दिया है। फ्रांस में फिर से चुने गए हैं राष्ट्रपति मैक्रोन। ये भारत के लिए बहुत सही है। हालांकि अगर मेरिला पेन भी आती तो भी वो भारत के लिए सही ही होती, उनका नजरिया भी भारत के लिए अच्छा रहा है। साधारण भाषा में कहें, फ्रांस की गद्दी पर चाहे कोई भी बैठा हो, लेकिन फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। पर
और ऐसे में भारत के लिए फ्रांस आज के डेट में बहुत तरह की मदद दे रहा है, चाहे वो डिफेंस के मदद हो या फिर इकोनॉमिक मदद हो या फिर एफएटीएफ में मदद करना हो या पाकिस्तान के खिलाफ मदद करना हो। हर मामले में फ्रांस भारत के साथ साथ खड़ा है। हालांकि फ्रांस के साथ पाकिस्तान ने खुद भी रिश्ते खराब किए हैं। तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान ने इसी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ऊट पटांग बातें कह दी, बिना दिमाग वाला इंसान तक कह दिया। तुर्की तो मेंटल हॉस्पिटल में मैक्रोन को भेजने को तैयार था। अब ये बातें फ्रांस भूला नहीं है और फ्रांस अब एक्शन पर एक्शन ले रहा है। आपको बता दे, फ्रांस वो देश है जिसकी यूरोपीय यूनियन में भी एक काफी बढ़त है, इसलिए फ्रांस मायने करता है। और यूरोपीय देशों में सैन्य तौर पर कहें या आर्थिक तौर पर कहें, पाकिस्तान काफी मजबूत है। भारत की एक लगातार कोशिश रही है। जब भारत पे पुलवामा हमला हुआ था, तब से भारत बार बार मसूद अजहर पर बैन लगाने की मांग करता रहा और हर बार भारत के रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया, या तो पाकिस्तान के जरिए या फिर चीन के जरिए। हालांकि बाद में भारत को आखिरकार जीत मिली और यूएनएससी में भारत को मसूद अजहर पर कार्रवाई करने का मौका मिला। लेकिन असल में फ्रांस 2020 में जो फ्रांस में घटना हुई, उसके बाद से भारतीय रुख को समझने लगा। यूरोप के देश पहले भारत को ये शिक्षा देने में लगे रहते थे कि आप सबके साथ मिलकर रहो, आप सबको एक्सेप्ट करो, सबके सहमति से चलो, चाहे वो गलत हरकतें ही क्यों न कर रहे हो। यूरोप ने भी खुले बांह से रिफ्यूजियों को स्वीकार किया और जब उसी रिफ्यूजी ने इस्लामोफोबिया के नाम पर फ्रांस में तबाही शुरू कर दी और वहाँ एक टीचर को मार तक दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया, तब से फ्रांस को भी समझ में आया कि इनसे डील करने का तरीका जो भारत का है बिल्कुल वही सही है। अब ऐसे में फ्रांस ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट मसूद अजहर पर लगा दिया है बैन, यानी एक तरह से मसूद अजहर को आतंकी का मोहर लगा दिया है। और इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि एफएटीएफ ने फ्रांस के इस मूव पर समर्थन जता दिया है और कहा है बिल्कुल सही किया है फ्रांस ने। अब इससे जरा आप अंदाजा ये लगाइए कि एफएटीएफ पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पहुंचेगा और इसकी शुरुआत फ्रांस के जरिए हो चुकी है। एफएटीएफ का फ्रांस को समर्थन, यानी एफएटीएफ अपने इवैल्यूएशन, अपने रिपोर्ट में पाकिस्तान को कड़ी नजरों में रख रहा है। वैसे इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।